सो है कैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों हाल ही में इस कंपनी के अर्निंग्स हमें आते हुए देखने को मिले थे। अर्निंग्स थे Q2 के, जहां पर कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखा था, क्योंकि 76% से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें ग्रो करता हुआ दिखा था। और वही नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ रेट नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन में काफ़ी कम हमें देखने को मिली थी और वहाँ पर नंबर था 6.8% का। अब इतना ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट कंपनी इसलिए रिपोर्ट कर पाई थी क्योंकि कंपनी के जो प्रोविजंस थे वो हमें गिरते हुए देखने को मिले थे। और जब किसी भी बैंक या NBFC का प्रोविज़न घटता है तो उसका जो नेट प्रॉफिट है उससे इंक्रीज होता है, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में तो वो हमें स्लाइटली डिक्लाइन होता हुआ दिखा था सिक्वेंशियल बेसिस पे, यानी कि Q1Q बेसिस पे। Q1 में 5.71% का मार्जिन रिपोर्ट किया था कंपनी ने और इस बार 5.59% का रिपोर्ट इसने किया था। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर गिरे तो वो किसी भी बैंक के लिए अच्छी खबर नहीं होती है। बट अगर हम बात करें कंपनी के गाइडेंस के बारे में तो गाइडेंस में कंपनी ने चीज़ों को थोड़ा सा बेटर दिखाया था। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में तो उसके गाइडेंस हमें देखने को मिले थे 5.8%, यानी कि कंपनी बता रही थी कि Q2 के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो लोएस्ट लेवल पे है। Q3 में इंप्रूवमेंट दिखेगा और वो सेम इंप्रूवमेंट Q4 में भी देखने को मिलेगा। और 2026 के फाइनेंशियल ईयर का जो एवरेज गाइडेंस है वो गाइडेंस नहीं, एवरेज मार्जिन है वो 5.8% हमें देखने को मिलेगा। और साथ में कंपनी ने क्रेडिट कॉस्ट का भी गाइडेंस दिया था 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर 2% से लेकर 2.05% तक। और साथ में दोस्तों कंपनी ने कुछ ग्रोथ गाइडेंस दिया था अपने लोन बुक से रिलेटेड। अगर हम बात करें लोन ग्रोथ के बारे में तो कंपनी ने नियर टर्म में और मीडियम टर्म में 20% CAGR से ग्रोथ गाइडेंस वहाँ पर मेंशन की थी। और अगर हम बात करें डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में तो वहाँ पर 22 से लेकर 24% तक की थी। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें माइक्रो फाइनेंस के बारे में जो कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं से कंपनी को एक अच्छा डी ग्रोथ फेस करना पड़ा था। और उसको लेकर कंपनी ने बताया था कि माइक्रो फाइनेंस बुक जो है रन ऑफ कंटिन्यू इन सेकेंड हाफ FY26 और स्टेबलाइज एक्सपेक्टेड बाय एग्जिट 2026 FY, यानी कि बोल सकते हैं कि जो रन ऑफ वाली चीज़ें अभी चलती हुई दिख रही है माइक्रो फाइनेंस वाले कंपनी के बुक में वो एज इट इज़ सेकेंड हाफ में भी देखने को मिलेगा और चीज़ें थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएगी या फिर बोल सकते हैं स्टेबल होती हुई नजर आएगी 2026 के फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते, ठीक है। और बोल सकते हैं जो ग्रोथ है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो हमें 2027 के फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेगी। और ये जो चीज़ कंपनी ने मेंशन किया था इसी चीज़ की वजह से पिछले कुछ टाइम में IDFC फर्स्ट बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो हमें थोड़ी बेटर होती हुई दिखी थी। और रिसेंट में जो कंपनी की EPS में बड़ी गिरावट हमें विटनेस करने को मिला था, वो गिरावट की वजह से वैल्यूएशन तो ऑलरेडी ऊपर गया था बट अभी रिसेंट में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से वैल्यूएशन और भी तेज़ी से ऊपर गया है और 40 के PE पे कंपनी अभी के टाइम पे बैठी हुई है। आगे चलकर अगर कंपनी की अर्निंग्स अच्छी आती हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट जो फ्यूचर को देखकर एंटिसिपेट कर रही है कंपनी के नंबर्स को, उस चीज़ को कहीं ना कहीं जस्टिफाइड किया जा सकता है अगर कंपनी के अर्निंग्स अच्छे आते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों BSE। दोस्तों अगर हम बात करें BSE की
तो आप सभी को पता है कि पिछले कुछ टाइम में बीएसई की जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा हमें आती हुई देखने को मिली थी सिक्योरिटी सर्विसेज वाले सेगमेंट से। 2024 में कंपनी ने जो टोटल रेवेन्यू रिपोर्ट किया था उसका 69% सिक्योरिटी सर्विसेज सेगमेंट से देखने को मिला था और 25 में 69% से वो नंबर बढ़कर 80% तक हो चुका है। अब 26 की अगर हम बात करें तो वो सेम चीज़ एज इट इज़ रिपीट होगी, यानी कि अभी भी कंपनी का जो मेजोरिटी बिजनेस है वो सिक्योरिटी सर्विसेज वाले सेगमेंट से ही हमें आती हुई देखने को मिलेगी। और दोस्तों सिक्योरिटी सर्विसेज वाले सेगमेंट में कंपनी करती क्या है, तो देखो यहाँ पर कंपनी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इक्विटी में, डेट में, इक्विटी डेरिवेटिव में, करेंसी डेरिवेटिव में, ये सारी चीज़ें। और इसमें अगर आप फिल्टर आउट करोगे तो इक्विटी डेरिवेटिव का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और अभी इक्विटी डेरिवेटिव का जो डेटा है अक्टूबर के महीने का वो रिपोर्ट हुआ है और कैश का जो टर्नओवर का डेटा है वो भी रिपोर्ट हुआ है। अब डेटा में देखोगे तो ये साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम बात करें कैश के बारे में तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इसका जो टर्नओवर है वो हमें 4% से गिरता हुआ नजर आया है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एफएनओ मार्केट के बारे में तो इसमें जो आपको नॉशनल टर्म देखने को मिलते हैं वो 476 टाइम्स होता हुआ दिखा है और ये हाईएस्ट मंथली एवरेज अगर हम पिछले 2 साल की हिस्ट्री की बात करें तो। और दोस्तों अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमें कैश में 22 लाख करोड़ के ऊपर का नंबर देखने को मिल रहा था कैश सेगमेंट के टर्नओवर। और वही एफएनओ का देखोगे तो 10,632 लाख करोड़ का नंबर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि वन ईयर हाई पे आपको देखने को मिली है। और वही सितंबर से कंपैरिजन करोगे तो वहाँ पर अभी भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, बट हो सकता है कि अगले महीने जो आपको डेटा देखने को मिले एफएनओ टर्नओवर का, वो टर्नओवर अब तक का बेस्ट टर्नओवर हो किसी भी पर्टिकुलर महीने में। क्योंकि इस अक्टूबर के महीने को अगर पिछले साल के सितंबर महीने से कंपैरिजन करोगे तो एक सिंगल डिजिट में आपको टर्नओवर में गिरावट दिखेगी, बट हो सकता है कि नवंबर महीना जो रिपोर्ट होगा वो पिछले साल के सितंबर महीने से बेटर रिपोर्ट हो। और इससे एक चीज़ तो पता चलता है भाई कि जो कंपनी इक्विटी डेरिवेटिव में डील करती है, चाहे बीएसई हो या कोई ब्रोकर हो, उसका बिजनेस Q3 में अच्छा चल रहा है। क्योंकि अक्टूबर महीने का डेटा मस्त देखने को मिल रही है, 1 ईयर हाई पे देखने को मिल रही है। और सितंबर के महीने की बात करें तो वो भी अच्छा दिखा था। अक्टूबर नवंबर अगर दोनों अच्छा दिखता है तो दिसंबर अच्छा आने की वेट की जाएगी और वो भी अच्छा आता है तो बीएसई जैसी कंपनीज Q3 काफ़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट कर सकती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी के जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं जिससे कंपनी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है वो सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएंगी, जिससे अल्टीमेटली रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों में इंपैक्ट आएगा और दोनों ग्रो होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। सो अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, न्यूज़ एंड अपडेट्स, मार्केट से रिलेटेड एनालिसिस, उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी को एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है। और दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो अब दोस्तों बात कर लेते हैं NSDL के बारे में। सो दोस्तों अगर हम NSDL की बात करें तो इसके अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें तो एक चीज़ हमें देखने को मिलता है 2024 के फाइनेंशियल ईयर में कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 2% एनुअल फीस से हमें देखने को मिलती है, कस्टडी फीस से 15% देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा हमें बैंकिंग सर्विसेज से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखती है और सेकेंड हाईएस्ट ट्रांजेक्शन फीस जो CDSL का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। और दोस्तों इससे एक चीज़ तो हमें पता चलता है कि अभी कैश मार्केट जो हमें वीक देखने को मिल रही है। लाइक अगर हम बात करें 2024 के जुलाई महीने के बारे में तो वहाँ पर कैश मार्केट का जो टर्नओवर था वो 32,96,000 करोड़ का था, ठीक है। और इस बार 22,34,000 करोड़ है, यानी कि उस महीने से लगभग 32% ये नंबर कम है। तो जो कंपनी सिर्फ कैश में डील करती है लाइक CDSL हो या फिर NSDL हो तो उसके नंबर्स ऐसा नहीं कि ज़बरदस्त आ जाएंगे Q3 में, उसके नंबर्स में एक रिकवरी दिख सकती है। और रिकवरी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है NSDL के लिए और CDSL के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें हाल ही में रिपोर्टेड नंबर के बारे में तो Q2 कंपनी के लिए फिर भी चलो ठीक था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की। Q1 में कंपनी के नंबर एक्साइटेड नहीं थे, Q1Q बेसिस पे गिरावट थी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी मोटी जंप होगी तो होगी नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा था। बट अगर इस बार 12% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है तो कोई आउटस्टैंडिंग ग्रोथ नहीं है ये,
क्योंकि करंट टाइम में अगर हम CDSL और NSDL के वैल्यूएशन की बात करें तो दोनों 69-65 की पी के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यूएशन वाइज कोई कंपनी सस्ती नज़र नहीं आ रही है। और अगर ऐसे डेटा हमें देखने को मिलेंगे तो इस डेटा के हिसाब से हमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं आगे चलकर भी NSDL और CDSL जैसी कंपनीज़ में एक रिकवरी का ही टैग लगेगा, ना कि एक ग्रोथ का। जैसे हम BSE की बात कर रहे हैं तो BSE का जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री से तो पता चलता है भाई डेटा ऑल टाइम हाई के आसपास है, यानी कि यहाँ पर ग्रोथ का टैग लग रहा है। और अगर हम बात करें कैश सेगमेंट के बारे में तो वहाँ पर जो टर्नओवर है वो बेस्ट टर्नओवर से 32% कम है। तो यहाँ पर एक रिकवरी टैग लगेगा कि कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स में रिकवरी दिख सकती है। और रिकवरी अगर कंपनी के बिजनेसेस में दिखता है तो हो सकता है कि कंपनी का जो वैल्यूशन है उसको मार्केट थोड़ी सी एडजस्ट करती हुई नजर आए, उसको डाइजेस्ट करती हुई नजर आए। तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर आप नोट कर लेना। सो अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों कैम्स। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था 1:5 के रेशियो में। उसका रिकॉर्ड डेट फिलहाल कंपनी ने सेट किया है। अगर हम बात करें रिकॉर्ड डेट की तो वह है 5 दिसंबर। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।